हम दोनों की जिंदगी गुर्बत के अंधेरों में घिरी हुई थी। हम पुराने और मैले कपड़े पहनकर रोजाना मजदूरी के लिए निकलते और रास्ते भर लोगों की तंजिया नजरें और जुमले मेरा पीछा करते रहते। अक्सर कोई ना कोई कह देता कि तुम्हारा शौहर तो बस 500 रुपये कमा कर लाता है, ऐसे घर कैसे चलता होगा। मैं खामोशी से सब सुन लेती, क्योंकि जवाब देने की हिम्मत भी शायद गुर्बत ही निकल चुकी थी। मगर एक दिन सब कुछ अचानक बदल गया जब मुझे खबर मिली कि अहमद का रोड एक्सीडेंट हो गया है। हॉस्पिटल से आने वाली इस कॉल ने मेरे पांव तले से जमीन ही खींच ली। जब मैं घबराहट में हॉस्पिटल पहुंची तो वहां का मंजर मेरी तौखा की बिल्कुल बरअक्स था। पुलिस कमिश्नर समेत शहर के कई बाअसर लोग वहां मौजूद थे, जैसे कोई बड़ा हादसा नहीं बल्कि किसी अहम शख्स का मामला हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं अभी कुछ समझ भी ना पाई थी कि डॉक्टर ने आकर ये कैसा इंशिकाफ किया जिसने मेरी सारी दुनिया बदल दी। मेरा शौहर कोई आम मजदूर नहीं था, बल्कि ये खुफिया जिम्मेदारी निभाने वाला शख्स था जो अपनी असल पहचान सबसे छुपा कर रखे हुए था। इस हकीकत से बेखबर मैं हर रोज एक ही मामूल में जकड़ी हुई थी। वो सुबह भी कुछ मुख्तलिफ ना थी। फजर की आजान से जरा पहले आंख खुली तो कमरे में फैली नमी और पोसीदा दीवारों की बू ने हस्बे आदत मेरा इस्तकबाल किया। ये बू अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, जैसे गुर्बत की ये खामोश गवाही हो। मैंने पहलू में सिवाय अहमद को देखा, जिनके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, ऐसा सुकून जो हमारे हालात से मेल नहीं खाता था। घर में फाके, खर्च और परेशानियां थी, मगर इनके माथे पर कभी फिक्र की लकीर नजर न आती। मैं आहिस्ता से बिस्तर से उठी ताकि इनकी नींद खराब ना हो और नंगे पांव ठंडे फ्रेश पर चलती हुई बावर्ची खाने में पहुंच गई। वहां रात की बची हुई 2 सूखी रोटियां और थोड़ी सी चाय की पत्ती मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने चूल्हा जलाने की कोशिश की, मगर माचिस की कई तेलियां जाया हो गई। जब आखिरकार आग जल उठी तो इसकी धुएं ने मेरी आंखों को भिगो दिया, मगर ये आंसू सिर्फ धुएं की वजह से नहीं थे, बल्कि वो दुख भी था जो मैं महीनों से अपने अंदर दबाए बैठी थी। अहमद की मजदूरी शुरू होने के बाद से मेरी जिंदगी जैसे एक आजमाइश बन गई थी। लोग बातें बनाते, हालत तंग होते गए और मैं खामोशी से सब सहती रही। लेकिन मुझे आज भी वो दिन याद है जब हमारी शादी हुई थी। वो वक्त जब जिंदगी में खुशियों की रोशनी थी, उम्मीदें थी और हर दिन एक नया ख्वाब लेकर आता था। अब वही ख्वाब कहीं पीछे रह गए थे और मैं हकीकत के कड़वे अंधेरों में खो गई थी। कुछ ही अरसे बाद हालात ने एक और पलटा खाया। अहमद की पुरानी नौकरी खत्म हो गई और वो कई हफ्तों तक खामोशी से घर में बैठे रहे। इन दिनों घर का माहौल और भी बोझल हो गया था। फिर एक दिन वो वापस आए तो इनके कपड़े पहले से भी ज्यादा पोसीदा और गिर्द आलूद थे। उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बताया कि इन्हें एक तामीराती जगह पर मजदूरी मिल गई है। यह सुनकर मेरा दिल जैसे बैठ सा गया। मैं सोचने लगी कि एक तालीम याफ्ता इंसान की खिदमत क्या वाकई सिर्फ ईंटें और मिट्टी उठाने तक महदूद हो गई है। मैंने खुद को संभालते हुए चाय के लिए पानी चूल्हे पर रखा और सहन में झाड़ू देने लगी ताकि जहन की उलझन कुछ कम हो सके। इसी दौरान पड़ोस का दरवाजा खुला और रजिया बीबी बाहर आई। इनकी जबान हमेशा की तरह तेज और अंदाज तंजिया था। मुझे देखते ही मुस्कुराकर बोली, क्यों बेटी, आज तुम्हारा शौहर काम पर नहीं गया या फिर आज भी वही मामूली कमाई का इंतजार करोगी? इनके अल्फाज सीधा दिल में उतर गए, मगर मैंने सर झुकाकर खामोशी इख्तियार की और झाड़ू देती रही, क्योंकि मेरे पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था। मोहल्ले की बाकी औरतें भी मुझे अजीब नजरों से देखती थी, जैसे मैं कोई ना समझ हूँ जो एक ऐसे आदमी के साथ जिंदगी गुजार रही हैं जो दिन भर मेहनत के बावजूद शाम को चंद सिक्के ही ला पाता है। इनके रवैये और बातें मेरे लिए एक मुस्तकबिल अजियत बन चुकी थी। मैंने रजिया बीबी की बातों को नजरअंदाज किया और अंदर वापस आ गई, जहां खामोशी और तंगदस्ती मेरा इंतजार कर रही थी। अहमद अब जैसे अंदर से टूट चुके थे, मगर बाहर से वही खामोशी ओढ़े रखे थे। वो रोजाना अपनी वही पुरानी मैली कुचीली खमीज पहन लेते, जिस पर सीमेंट के दाग ऐसे जम चुके थे जैसे कभी मिट ही ना सके, और कॉलर पर मेल की एक सख्त तह बन गई थी। मुझे इस खमीज से शदीद नफरत थी। कई बार दिल चाहा कि इसे धो डालूं या हमेशा के लिए खत्म कर दूं, मगर अहमद हर बार रोक देते। वो अजीब सा जवाब देते कि अगर वो साफ सुथरे नजर आए तो कोई इन्हें मजदूर नहीं समझेगा और फिर काम भी नहीं मिलेगा। इनकी यह बात मेरी समझ से बिलातर थी, लेकिन मैंने हमेशा की तरह खामोश रहना ही बेहतर समझा।
मैंने नाश्ते के नाम पर बची हुई रोटी और चाय इनके सामने रख दी। वही इसे इस शौक से खाने लगे जैसे ये कोई बेहतरीन जियाफत हो। मैं हैरत से इन्हें देखती रही, क्योंकि यही अहमद कभी मामूली सी कमी भी बर्दाश्त नहीं करते थे, और आज वही शख्स बगैर किसी शिकायत के खुश्क रोटी खा रहा था। इनके इस बदले हुए रवैये ने मुझे अंदर ही अंदर बेचैन कर दिया था। पिछले कुछ अरसे से इनका अंदाज बिल्कुल बदल चुका था। वो घर लौटते तो बेज़ाहिर थके हुए होते, मगर इनकी आंखों में नींद की बजाय एक अजीब सी चमक होती, जैसे इनके अंदर कोई राज पल रहा हो या वो किसी गहरी सोच में डूबे हों। कई रातों में अचानक आंख खुलती तो मैं इन्हें खिड़की के पास खड़े अंधेरे में बाहर झांकते देखती। जब मैं वजह पूछती तो वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ टाल देते कि बस नींद नहीं आ रही, मगर इनकी आंखों की बेचैनी और रवैये की ये पुरअसरार तब्दीली मुझे साफ बता रही थी कि बात सिर्फ नींद न आने की नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कुछ ऐसा था जो मुझसे छुपाया जा रहा था। मेरे दिल में बार बार यही ख्याल उभरता कि अहमद मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। इनकी खामोशी, इनकी नजरें और इनका बदला हुआ अंदाज साफ बता रहा था कि इनके अंदर कोई ऐसी बात पल रही है जिस तक वो मुझे पहुंचने नहीं देना चाहते। मैं जितना सोचती इतना ही उलझती चली जाती। नाश्ता खत्म करने के बाद वो आहिस्ता से उठे। हस्बे मामूल उन्होंने अपनी जेब से वही पुराना बटवा निकाला जिसकी सिलाई कई जगह से इधर चुकी थी और जो वक्त के साथ पोसीदा हो चुका था। इसमें से उन्होंने चंद सिक्के और कुछ मुड़े तड़े नोट निकाले और खामोशी से मेरी हथेली पर रख दिए। मैंने गिनकर देखा, कुल मिलाकर वही 500 रुपये थे। ये रोज का मामूल बन चुका था। ना इसमें कभी कमी आती थी ना इजाफा, बस इतनी ही रकम, जैसे हमारी जिंदगी भी इसी हद में कैद होकर रह गई हो। मगर अब इन 500 रुपयों के पीछे भी मुझे एक अनदेखा राज छुपा महसूस होने लगा था, जो हर गुजरते दिन के साथ और गहरा होता जा रहा था। जब उन्होंने हमेशा की तरह 500 रुपये मेरे हथेली पर रखे तो ना जाने क्यों इस बार मेरा जब्त टूट गया। ऐसा लगा जैसे अंदर जमा सारी घुटन एक साथ बाहर आ गई हो। मैंने झटके से इनका हाथ हटा दिया और आंसुओं के साथ बोल उठी, अहमद, खुदा के लिए अब बस भी करें। आखिर कब तक हम इस तरह गुजारा करते रहेंगे? लोग मुझे ताने देते हैं, दुकानदार उधार देने से इनकार कर देता है, और आप हैं कि रोज यही चंद रुपये देकर ऐसे मुतमईन हो जाते हैं जैसे कोई खजाना लाकर रख दिया हो। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, फिर क्यों खुद को इस मिट्टी और मुश्किल तक महदूद कर लिया है? कोई बेहतर काम क्यों नहीं ढूंढते? मेरी आवाज ऊंची हो चुकी थी और पूरा वजूद लरज रहा था। मुझे यकीन था कि वो नाराज होंगे, शायद डांटेंगे भी, क्योंकि अपनी कमाई पर सवाल सुनकर अक्सर मर्द ऐसा ही रद्द अमल देते हैं। मगर अहमद ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। वो खामोशी से मेरे सामने खड़े रहे और इनके चेहरे पर एक अजीब सी पुरसुकून मुस्कुराहट थी जो मेरी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। उन्होंने नरमी से मेरा हाथ थामा और गहरी नजरों से मुझे देखते हुए धीरे से कहा, मुझे मालूम है तुम बहुत मुश्किल में हो और जो कुछ तुम सह रही हो वो आसान नहीं, मगर यकीन रखो ये वक्त हमेशा नहीं रहता। बस थोड़ा सा और सब्र कर लो, फिर सब बदल जाएगा। हमारी जिंदगी भी बदलेगी और वो दिन आएगा जब तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनकी आवाज में ऐसा ठहराव और यकीन था कि मैं चंद लम्हों के लिए बिल्कुल साकित रह गई। दिल में सवालों का तूफान उठ रहा था। आखिर वो किस बुनियाद पर इतने पुरुम्मीद थे, जबकि हमारे हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। मैं खुद को रोक न सकी और बेचैनी से पूछ बैठी, ये वक्त आखिर कब बदलेगा? क्या उस वक्त जब हम फाकों से निठाल हो जाएंगे? मगर इस बार भी उन्होंने कोई जवाब न दिया, बस खामोशी से अपने जूते पहनने लगे। इनके जूते भी इनकी तरह थके हुए लगते थे, पुराने जगह जगह से घिसे हुए, जिनके सुराखों से मिट्टी अंदर चली जाती थी। मैं इन्हें देखती रही। वो तस्मे बांधते हुए जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे और बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहे थे। ये बात मुझे अजीब लगी, क्योंकि यह काम मजदूर के लिए वक्त की ऐसी पाबंदी कोई खास माने नहीं रखती। मगर अहमद का हर लम्हा जैसे किसी नाप तोल में बंधा हुआ था। घर से निकलने से पहले वो हमेशा एक नज़र चारों तरफ डालते, जैसे हर चीज को याद में महफूज कर लेना चाहते हो। आज भी उन्होंने यही किया, मगर इस बार कुछ मुख्तलिफ था। वो दरवाजे तक पहुंचकर रुक गए, फिर आहिस्ता से पलटकर मेरी तरफ देखा। इनकी नजरों में एक अजीब सी कैफियत थी, जैसे वो कुछ कहना चाहते हो मगर कह ना पा रहे हो, या शायद जैसे वो मुझे आखिरी बार देख रहे हो। मेरा दिल बेख्तियार तेजी से धड़कने लगा और एक अनजाना खौफ मेरे अंदर सरायत कर गया।
मैं जल्दी से इनके करीब आई और घबराहट में पूछा, क्या बात है, आप कुछ कहना चाहते हैं? उन्होंने हल्के से सर हिलाकर इनकार किया। एक मध्यम सी मुस्कुराहट लबों पर लाई और बस इतना कहा, अपना ख्याल रखना। फिर वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए और देखते ही देखते गली की ढोल और शोर में गुम हो गए। मैं दरवाजे के दर से इन्हें दूर जाते देखती रही। इनकी चाल में वो थकन नहीं थी जो एक मजदूर की कदमों में होती है, बल्कि एक अजीब सी फिरती और मजबूती थी, जैसे वो किसी और ही मकसद के लिए जा रहे हो, ना कि सिर्फ रोजी कमाने के लिए। वो तेजी से चलते हुए यूं लग रहे थे जैसे किसी खास मकसद की तरफ बढ़ रहे हो, ना कि ये काम मजदूर की तरह सुस्त रोई से जा रहे हो। गली के मोड़ पर चंद आदमी खड़े थे जो बेजाहिर मजदूरों को इकट्ठा करने वाले ठेकेदार मालूम होते थे, मगर अहमद ने इनकी तरफ एक नजर तक न डाली और सीधा आगे बढ़ गए। कुछ ही लम्हों में वो मेरी नजरों से ओझल हो गए। मैं काफी देर तक दरवाजे के साथ लगी खड़ी रही, जैसे कदमों में जान ही ना हो। दिल पर अजीब सा बोझ था, बेचैनी और खुशशाद एक साथ ज़हन पर हावी थे। रजिया बीवी के ताने बार बार याद आ रहे थे और अहमद की वो पुरइसरार खामोशी मेरे दिल को अंदर ही अंदर खा रही थी। घर के अंदर एक सन्नाटा था जो मुझे और ज्यादा घुटन का एहसास दिला रहा था, जैसे हर चीज मुझे सवालिया नजरों से देख रही हो। आखिरकार मैंने खुद को किसी काम में लगाने का सोचा ताकि ज़हन की उलझन कम हो। मैंने घर की सफाई शुरू कर दी और फिर अहमद के पुराने कपड़े निकाले कि इन्हें धो लूं। इन्हीं कपड़ों में से जब मैंने एक पुरानी पुतलों की जेब टटोली तो मुझे एक मुड़ा तुड़ा कागज मिला। मैंने इसे खोलकर देखा तो इस पर कुछ अजीब से अल्फाज और नंबर्स दर्ज थे, ऐसे आदाद दो शुमार जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थे, जैसे किसी खुफिया पैगाम का हिस्सा हो। वो कागज किसी आम हिसाब किताब का नहीं लग रहा था, बल्कि इस पर लिखी हुई इबरत किसी खुफिया नोट या इशारों जैसी महसूस हो रही थी। मैंने इसे कई बार उलट पुलट कर देखा, मगर इसका मतलब मेरी समझ से बाहर था। आखिरकार बेदिली से इसे दोबारा इसी जेब में रख दिया, जैसे ये सोचकर खुद को तसल्ली दे रही हूँ कि शायद ये कोई मामूली चीज हो। मगर मुझे क्या मालूम था कि यही छोटा सा कागज और अहमद की वो पुरइसरार खामोशी दरअसल किसी बड़े तूफान का पेश ख़ीमा है। पूरा दिन मैंने खुद को कामों में उलझाए रखा, मगर ज़हन बार बार भटक कर अहमद की तरफ चला जाता। दिल में अजीब अजीब ख्याल आते, क्या वो वाकई किसी तामीराती जगह पर ईंटें उठा रहे होंगे या फिर कोई और काम कर रहे हैं जिससे मैं मुकम्मल तौर पर लाइल्म हूँ। जितना सोचती इतना ही बेचैनी बढ़ती जाती। दोपहर ढलने लगी थी। गली में ख्वांचा फरोशों की आवाजें गूंज रही थी। सूरज की तपिश अपने उरूज पर थी और हब्स ने फिजा को बोझल कर दिया था। सांस लेना भी मुश्किल महसूस होने लगा। अचानक दिल में एक अनजाना खौफ जागा, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। घबराहट ने मुझे जकड़ लिया। मैंने जल्दी से पानी पिया और पंखे के नीचे जाकर बैठ गई, मगर दिल की बेचैनी किसी सूरत कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मेरा दिल बेकाबू होकर तेजी से धड़कने लगा था, जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। इसी कैफियत में अचानक गले से शोर की आवाजें सुनाई दी। कई लोग एक साथ कुछ कह रहे थे। मैंने ध्यान से सुना तो किसी हादसे का जिक्र हो रहा था। ये सुनते ही मेरे अंदर एक सर्द लहर दौड़ गई और दिल जोर से सिकुड़ गया। बेख्तियार लबों पर दुआ आई, या अल्लाह सब खैरियत हो। मैं अभी इसी खौफ में घिरी हुई थी कि अचानक फोन की घंटी बज उठी। ये वही फोन था जो हमने बड़ी मुश्किल से खरीदा था ताकि अहमद से राबिता रह सके। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक अजनबी भारी आवाज सुनाई दी, क्या आप अहमद की बीवी बात कर रहे हैं? मेरे होंठ खुश हो चुके थे। बामुश्किल जी कहकर पाई। अगले ही लम्हे इस आवाज ने वो खबर दी जिसने मेरी पूरी दुनिया को जैसे उलट कर रख दिया। आपके शौहर का एक्सीडेंट हो गया है, वो सरकारी हॉस्पिटल में है, आप फौरन पहुंच जाएं। ये सुनते ही मेरे हाथों से फोन फिसलकर जमीन पर जा गिरा। इसकी टकराने की आवाज मुझे यूं महसूस हुई जैसे किसी ने मेरे अंदर कुछ तोड़कर बिखेर दिया हो। दिमाग जैसे सुन्न हो गया, आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। मैं दीवार का सहारा लेकर बामुश्किल खुद को संभाले खड़ी रही, मगर कानों में अब भी वही अजनबी आवाज गूंज रही थी जो हर लम्हा मुझे इसी हौलनाक हकीकत की याद दिला रही थी। वही भारी और बेहिस आवाज मेरे कानों में बार बार गूंज रही थी जिसने अभी कुछ लम्हे पहले मेरे शौहर के हादसे की खबर दी थी। मैं जैसे सुन्न हो गई थी, ना समझ आ रहा था कि क्या करूं, ना ये कि कहाँ जाऊं और ना ही ये कि किसी से मदद मांगूं। दिल चाह रहा था कि चीख चीख कर रो दूं, मगर गला जैसे बंद हो चुका था।
आवाज हलक में ही कहीं अटक कर रह गई थी। मैंने लरजते हुए हाथों से जमीन पर गिरा हुआ फोन उठाया तो देखा कि वो टूट चुका था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी सारी उम्मीदें जो मैंने आज सुबह अहमद के घर से निकलने के बाद दिल में बांधी थी। इस लम्हे मुझे अपना ही रवैया याद आने लगा जब मैंने इनके हाथ पर रखे पैसे देखकर गुस्सा किया था, इन्हें ताने दिए थे और इनकी मेहनत को हकीर समझा था। हर लफ्ज अब मेरे दिल पर बोझ बनकर गिर रहा था। निदामत इस कदर बढ़ गई थी कि दिल चाह रहा था जमीन फट जाए और मैं इसमें छुप जाऊं। एक ही ख्याल बार बार जहन में आ रहा था, अगर अहमद को कुछ हो गया तो। ये सोचकर ही रूह कांप उठती थी। मुझे लग रहा था कि मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी, कि मेरे अपने ही अल्फाज शायद इनके साथ आखिरी याद बनकर रह जाएंगे। मैं खुद से बार बार यही कह रही थी कि अगर अहमद को कुछ हो गया तो मैं सारी उम्र खुद को माफ नहीं कर सकूंगी। इसी बेखुदी में मैंने जल्दी से अपनी चादर उठाई, सर पर डाली और नंगे पांव ही घर से बाहर निकल दौड़ी। मुझे ये तक याद न रहा कि दरवाजा बंद किया है या नहीं, चूल्हा बुझा है या जल रहा है। बस एक ही ख्याल जहन पर सवार था, किसी भी तरह अहमद तक पहुंचना है। गली में कदम रखते ही तपती हुई जमीन ने मेरे पांव जला दिए। सूरज सर पर आग बरसा रहा था, मगर मुझे किसी दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। मोहल्ले के लोग, दुकानदार और राहगीर मुझे इस हालत में दौड़ते देखकर हैरान रह गए, मगर इस वक्त मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैं सड़क के किनारे आकर खड़ी हो गई और बेचैनी से किसी सवारी का इंतजार करने लगी, मगर जैसे किस्मत भी इस दिन मेरा साथ छोड़ चुकी थी। कोई रिक्शा, कोई गाड़ी रुकने को तैयार न थी। हर गुजरता लम्हा मेरे लिए कयामत बन रहा था। दिल की धड़कनें बेतरतीब हो चुकी थी। अहमद का मुस्कुराता हुआ चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था और इनके वो अल्फाज कानों में गूंज रहे थे, बस थोड़ा सा और सब्र। क्या वो इसी दिन की बात कर रहे थे? क्या वाकई सब कुछ खत्म होने वाला था? मैंने दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, मैंने कभी तुझसे दौलत या शोहरत नहीं मांगी, बस मेरे शौहर की हिफाजत कर ले, इन्हें सलामत रख ले। आंसू मुसलसल बह रहे थे और दिल खौफ से भरा हुआ था। आखिरकार एक बोसीदा सा रिक्शा मेरे करीब आकर रुका। ड्राइवर ने मुझे हैरत से देखा, जैसे मेरी हालत इसे समझ ना आ रही हो। मैंने रोते हुए जल्दी जल्दी सरकारी हॉस्पिटल का नाम लिया। इसने एक अजीब सी नजर मुझ पर डाली, मगर फिर खामोशी से मुझे बैठने का इशारा कर दिया और रिक्शा आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा। रिक्शे वाले ने खामोशी से बैठने का इशारा किया तो मैं जल्दी से इसमें जा बैठी। रिक्शा झटके से आगे बढ़ा और इसका शोर मेरे अंदर जलते हुए ख्यालात के साथ घुलने लगा। शहर की ट्रैफिक, गाड़ियों की तेज हॉर्न, लोगों की आवाजें, सब कुछ मुझे एक अजनबी दुनिया का हिस्सा लग रहा था। मेरा जहन बार बार हॉस्पिटल के इस मंजर की तरफ जा रहा था जहां आमद शायद जिंदगी और मौत के दरमियान लड़ रहे होंगे। दिल में एक और खौफ सर उठाने लगा। हॉस्पिटल का खर्च, मुझे मालूम था कि इलाज के लिए कितने पैसों की जरूरत होती है और हमारे पास तो रोजमर्रा के अखराजात पूरे करना भी मुश्किल था। अगर डॉक्टर ने महंगी दवाएं लिख दी या किसी बड़े ऑपरेशन की बात की तो मैं क्या करूंगी, किसके आगे हाथ फैलाऊंगी? ये सोचकर दिल और भी बोझल हो गया। एक लम्हे के लिए मुझे रजिया बीबी के ताने याद आए। शायद वो आज ये सुनकर खुश होंगी कि मेरी आजमाइश और बढ़ गई है, मगर मैं अपने अहमद के बगैर कैसे रह पाऊंगी? आंखों से आंसू बेख्तियार बहने लगे। मैंने फौरन अपनी चादर से चेहरा छुपा लिया ताकि रिक्शे वाला मेरी हालत न देख सके। रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर सिग्नल पर रुकती हुई गाड़ियां मुझे दुश्मन लग रही थी, जैसे वो मुझे मेरे शौहर तक पहुंचने से रोक रही हो। मैं बार बार रिक्शे वाले से इल्तिजा कर रही थी, भाई जरा जल्दी करें, मेरे शौहर की हालत बहुत खराब है। वो हमदर्दी से सर हिलाता और भरपूर कोशिश करता कि रश से निकल जाए, मगर सड़कें जैसे आज खास तौर पर जाम हो गई थी। हर गुजरते लम्हे के साथ मेरे जहन में वसवसे और खौफ बढ़ते जा रहे थे। कहीं देर ना हो जाए, कहीं मैं इन्हें आखिरी बार देखने से भी महरूम न रह जाऊं। यह ख्याल ही मेरे वजूद को हिलाकर रख देता था। रास्ते भर मेरे जहन में खौफनाक ख्याल जन्म ले रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अहमद को किसी झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया हो। गरीबों के साथ तो अक्सर यही होता है, किसी अमीर की गाड़ी को जरा सा नुकसान पहुंच जाए तो सारा इल्जाम एक बेबस मजदूर पर डाल दिया जाता है और फिर मारपीट के साथ साथ इसे ही कसूरवार ठहरा दिया जाता है।
मेरे दिल में ये डर बैठ गया था कि कहीं अहमद के साथ भी कुछ ऐसा ही ना हुआ हो, कहीं वो हॉस्पिटल में जख्मी हालत में अकेले न पड़े हों और बाहर वही लोग इनके खिलाफ खड़े हों। ये सोचकर मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैंने दिल ही दिल में दुआएं पढ़ना शुरू कर दी, जैसे अल्फाज के सहारे अपने खौफ को ख्वाबों में लाना चाहती हो। इतने में हॉस्पिटल की इमारत दूर से नजर आने लगी और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मगर जैसे ही मैं करीब पहुंची, वहां का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। हॉस्पिटल के बाहर गैर मामूली रश था और आम दिनों के बरअक्स पुलिस की बेशुमार गाड़ियां खड़ी थी। नीली और सुर्ख बत्तियां मुसलसल चमक रही थी और सायरन की आवाजें फिजा को और भी खौफनाक बना रही थी। एक लम्हे के लिए मुझे लगा जैसे कोई बड़ा वाकया पेश आया हो, शायद किसी और अहम शख्सियत पर हमला या कोई धमाका। मैंने जल्दी से रिक्शे वाले को किराया दिया और लोगों के हुजूम को चीरती हुई अंदर की तरफ बढ़ने लगी। हर चेहरा परेशानी और तजस्सुस से भरा हुआ था। पुलिस वाले लोगों को पीछे ढकेल रहे थे और रास्ता खाली करवा रहे थे। मैंने एक सिपाही से बेताबी में पूछा, इमरजेंसी वार्ड कहाँ है? मगर इसने सख्ती से मुझे एक तरफ हटा दिया और कहा कि आगे जाने की इजाजत नहीं। मैंने रोते हुए मिन्नत की, खुदा के लिए मुझे जाने दे, मेरे शौहर का एक्सीडेंट हुआ है। वो अंदर आई मगर किसी ने मेरी बात ना सुनी। धक्कम पील के बावजूद मैं हिम्मत ना हारी और किसी तरह अंदरूनी दरवाजे तक पहुंच गई। अंदर का मंजर तो और भी हैरान कुन था। जहां आमतौर पर सरकारी हॉस्पिटल में बदइंतजामी और शोर होता है, वहां आज गैर मामूली सफाई और खामोशी थी। फर्श चमक रहे थे, अमला चौकस खड़ा था और फिजा में एक अजीब सा तनाव था, जैसे सब किसी बड़े वाकये की मुंतजिर हो। मैंने घबराहट में एक नर्स को रोका जो खुद भी परेशान लग रही थी। मैंने रोते हुए कहा, मेरा शौहर अहमद, वो मजदूरी करते हैं, इनका एक्सीडेंट हुआ है, मुझे बताएं वो कहाँ है। नर्स ने मुझे गौर से देखा, फिर फौरन एक रजिस्टर खोलकर नाम तलाश करने लगी, जैसे अगला लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोलने वाला हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। नर्स ने रजिस्टर में नाम देखकर धीमी आवाज में कहा, वो ऑपरेशन थिएटर नंबर 1 में है, आप सीधा जाकर बाएं तरफ मुड़ जाएं। मैंने बामुश्किल इसका शुक्रिया अदा किया और तेजी से इस तरफ बढ़ गई, मगर जैसे ही इस राहदारी में पहुंची, मेरे कदम वहीं रुक गए। मंजर ऐसा था जो मेरी समझ से बिलातर था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर पूरा इलाका पुलिस कमांडर ने घेर रखा था। आम लोगों का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद था और वहां मौजूद अफराद भी आम नहीं लग रहे थे। मैंने हैरत से देखा कि शहर के बड़े बड़े अफसरान वहां खड़े थे, डिप्टी कमिश्नर, आला पुलिस ऑफिसरान, जिनके कंधों पर चमकते हुए सितारे थे और इनके हाथों में वायरलेस सीट थे जिन पर वो मुसलसल हिदायत दे रहे थे। साथ ही कुछ मारूफ ताजिर और मुअज़्ज़िज़ शख्सियत भी मौजूद थी। सबके चेहरे संजीदा और फिक्रमंद थे, जैसे कोई बहुत बड़ा वाकया पेश आ गया हो। मैं एक सुतून के पीछे खड़ी ये सब देख रही थी और मेरा ज़हन उलझता जा रहा था। आखिर ये सब लोग यहाँ क्यों जमा थे? क्या अहमद किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हादसे में किसी बाअसर शख्सियत का नुकसान हुआ हो? दिल में खौफ ने जगह बना ली और सवालात की बौछार कर दी। आखिर हिम्मत करके मैं आगे बढ़ी। एक पुलिस ऑफिसर ने फौरन मेरा रास्ता रोक लिया और सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? मैंने रोते हुए जवाब दिया, मैं अहमद की बीवी हूँ, वही मजदूर जो अंदर है। मेरी बात सुनकर इस ऑफिसर का रवैया एकदम बदल गया। इसने फौरन जैसे सिलवट करने को हाथ उठाया, मगर फिर झिझक कर नीचे कर लिया, जैसे इसे अपनी जल्दबाजी का एहसास हो गया हो। इसकी आवाज में अचानक नरमी आ गई। भाभी जी, आप यहाँ तशरीफ रखें, वो अंदर हैं, डॉक्टर इनका इलाज कर रहे हैं। भाभी जी, ये लफ्ज सुनकर मैं हैरान रह गई। एक पुलिस ऑफिसर एक मजदूर की बीवी से इतने एहतराम से बात कर रहा था, ये मेरे लिए नाकाबिल यकीन था, क्योंकि आमतौर पर यही लोग हम जैसे गरीबों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसने मुझे ये कुर्सी पर बिठाया और पानी की बोतल लाकर दी। मैंने कपकपाते हाथों से ये घूंट लिया तो महसूस किया कि वहां मौजूद सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। इनकी नजरों में सिर्फ हमदर्दी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा एहतराम भी शामिल था, जो मेरी समझ से बाहर था। इतने में डिप्टी कमिश्नर खुद मेरे करीब आए। उन्होंने शफकत से मेरे सर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, बेटी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मुल्क के बेहतरीन डॉक्टर अंदर मौजूद हैं और हम सब आपके शौहर के लिए दुआ गो हैं। इनके अल्फाज सुनकर मेरा दिल मजीद उलझ गया
आखिर ये काम मजदूर के लिए इतना गैर मामूली इंतजाम क्यों किया जा रहा था? ये राज अब खुलने ही वाला था। कमिश्नर साहब ने तसल्ली देते हुए कहा कि बाहर से भी माहिर डॉक्टरों की टीम बुलाई गई है और अगर अल्लाह ने चाहा तो अहमद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इनकी बात सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन न आया। ये कैसा शख्स जो रोज सिर्फ 500 रुपये लाकर देता था, इसके लिए बेहतरीन सर्जन और बैरून मुल्क के डॉक्टर, ये सब मेरी समझ से बाहर था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और जहन में सवालात का तूफान उठ खड़ा हुआ। आखिर अहमद है कौन? क्या वो वाकई वही सादा सा मजदूर है या इनके पीछे कोई ऐसी हकीकत छुपी है जिससे मैं अब तक लाइल्म थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी बड़े मामले में मुलव्विस हो या कोई राज है जिसकी वजह से ये सब लोग यहाँ जमा है। मैंने हिम्मत करके कमिश्नर साहब की तरफ देखा और डरते डरते पूछा, सच बताएं, क्या मेरे शौहर ने कोई जुर्म किया है? आप सब यहाँ क्यों मौजूद हैं? ये पुलिस या अफसरान, आखिर मामला क्या है? वो कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और एक सीनियर डॉक्टर बाहर आए। इनके कपड़े पसीने से तर थे, चेहरे पर थकन साफ झलक रही थी। वहां मौजूद तमाम ऑफिसरान फौरन इनकी तरफ मुतवज्जा हो गए, जैसे सबकी सांसें इन्हीं के जवाब पर थमी हुई हो। डॉक्टर ने आहिस्ता से अपना मास्क उतारा, गहरी सांस ली और फिर पहले मेरी तरफ देखा, फिर कमिश्नर साहब की तरफ। उन्होंने हल्के से सर हिलाया। ये इशारा था कि खतरा टल चुका है। ये सुनते ही वहां मौजूद सब लोगों ने सुकून का सांस लिया। कुछ नहीं, एक दूसरे को मुबारकबाद दी, जैसे कोई बड़ी जंग जीत ली हो। माहौल में अचानक एक अजीब सी राहत फैल गई। मैं अब भी कुर्सी पर बैठी ये सब देख रही थी। दिल में अहमद की बच जाने की खुशी जरूर थी, मगर इस खुशी पर हैरत और खौफ का साया गालिब था। यह सब कुछ मामूली नहीं था और अब मुझे यकीन हो चला था कि अहमद सिर्फ वो नहीं थे जो मैं समझती रही, बल्कि इनकी हकीकत कुछ और ही थी जो अब मेरे सामने आने वाली थी। हुजूर के लिए रियासत की मिशनरी क्यों हरकत में आ गई है? ये सवाल मेरे जहन में हथौड़ी की तरह बज रहे थे। मैंने अपनी मैली दहलीज को मजबूती से थामे रखा था। दिल इस तरफ से भरा हुआ था और मैं डॉक्टर के पास जाना चाहती थी, मगर इनकी ताकतवर लोगों के सामने मेरी हैसियत ही क्या थी? इनके फैसलों को चैलेंज करना मेरे बस से बाहर था। इसी बेबसी के आलम में अचानक मेरी नजर एक कोने में खड़े एक शख्स पर जा ठहरी। वो सादा लिबास में था, मगर इसकी शख्सियत में एक अजीब सा रूप और वक़ार था जो बाकी सबसे मुख्तलिफ था। यूँ लगता था जैसे वो किसी खुफिया इदारे का आला ऑफिसर हो। इसने हाथ के इशारे से सबको खामोश किया और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। इसके हाथ में एक फाइल थी और इसकी नजरें मुसलसल मेरे चेहरे पर जमी हुई थी, जैसे वो मेरे अंदर छुपे किसी राज को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। मेरे करीब आकर वो रुका और नरम मगर पुरअसर आवाज में बोला, मोहतरमा, आपको अपने शौहर पर फख्र होना चाहिए। मैं चौंक गई। मेरी आवाज कब कपाने लगी। फख्र? कैसा फख्र? वो तो ये गरीब मजदूर है। हम तो बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। आप लोग हमसे क्या चाहते हैं? क्या हमने कोई कानून तोड़ा है? मेरे लहजे में खौफ, गुस्सा और बेबसी सब शामिल थे। वो शख्स हल्का सा मुस्कुराया और गैर मुतवक्का तौर पर उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। इसका यह अमल मेरे लिए हैरान कुन था। फिर वो बोला, आपने कानून नहीं तोड़ा, बल्कि कानून की हिफाजत की है। आप अभी नहीं समझ पाएंगे, मगर वक्त आने पर सब कुछ वाज़ा हो जाएगा। फिलहाल बस दुआ करें। ये कहकर वो मुड़ गया और खामोशी से वहां से चला गया। मैं वही खड़ी रह गई, जैसे मेरे कदम जमीन में गिर गए हों। मेरा जहन सवालों के एक ना खत्म होने वाले तूफान में घिर चुका था। आखिर ये काम मजदूर की जिंदगी में ऐसा कौन सा राज छुपा था जिसके लिए पूरी रियासत की मिशनरी हरकत में आ गई थी? मैंने अपनी जिंदगी में कई हॉस्पिटल की दीवारें देखी थी जहां अहमद जैसे बेशुमार मरीजें रोज तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं, बगैर किसी के पूछे, बगैर किसी की तवज्जो के। मगर आज यहाँ का हर जर्रा जैसे अहमद की जिंदगी के लिए ठहर गया था। इसके मैले कपड़े, टूटी हुई चप्पलें, सूखी रोटी और 500 की दिहाड़ी, ये सब मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। और फिर ये मंजर जहां बड़े बड़े ऑफिसरान ऐसे खड़े थे जैसे किसी निहायत अहम शख्सियत की जान दांव पर लगी हो। इन दोनों तस्वीरों में कोई राबिता नहीं था। सब कुछ इतना अजीब था कि यकीन करना मुश्किल हो रहा था, जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। मुझे लगा अभी मेरी आंख खुलेगी और मैं फिर इसी टूटी हुई चारपाई पर होंगी और अहमद रोज की तरह मजदूरी पर जाने की तैयारी कर रहा होगा। मैंने अपने बाजू पर जोर से चुटकी काटी। दर्द महसूस हुआ, यानी यह ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी
और यही हकीकत मेरे दिल को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। आखिर मेरे शौहर में ऐसा क्या है जो इन सबको यहाँ खींच लाया? क्या वो कोई खजाना है, कोई राज, या फिर वो शख्स जिसे मैं बरसों से अपना शौहर समझती आई हूँ? हकीकत में वो है ही नहीं। मेरा दिल चाह रहा था कि चीख कर पूछूं, मुझे बताओ ये सब क्या है, मगर अल्फाज मेरे गले में अटक गए थे। मैं बस हैरत ज़दा आंखों से इन सबको देख रही थी जो मेरे मामूली से शौहर की जिंदगी के लिए बेचैन खड़े थे। मेरे दिल में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर मेरे इस सादा से शौहर के लिए पूरा शहर यहाँ क्यों जमा हो गया है? मेरे जहन में उठने वाले सवालों का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। मैं वहां मौजूद हर चेहरे को देख रही थी, शायद कोई मेरी उलझन दूर कर दे, मगर सबकी नजरें सिर्फ ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर जमी हुई थी। वहां जलती हुई सुर्ख बत्ती मेरे लिए खतरे की अलामत बन चुकी थी। वक्त जैसे थम सा गया था और हर गुजरता लम्हा मेरी सांसें रोक रहा था। हॉस्पिटल की इस लंबी राहदारी में मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे सिर्फ पुलिस के वायरलेस सीट की खड़खड़ाहट कभी कभार तोड़ देती थी। और मैं इस सन्नाटे में खड़े अपने ही सवालों में गुम इस एक जवाब की मुंतजिर थी जो शायद मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। मेरे कानों में अभी तक पड़ोसन के ताने गूंज रहे थे। मैं बार बार यही सोच रही थी कि काश मैंने अहमद को आज काम पर ना जाने दिया होता। शायद ये सब ना होता, मैं अपनी मैली सी चादर को